गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स में 9 चैप्टर किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है। स्पेशली यदि MP बोर्ड की बात करें तो वो 5 नंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए यहाँ तक कि यदि वो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 19 MP बोर्ड स्पेशली 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार्ट से लास्ट तक यदि आप एक बार समझ लेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। क्वेश्चन है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MP बोर्ड के लिए 5 नंबर। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, और वो सूत्र है म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 बटे साइन A बटे 2। ये फार्मूला। म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। ए क्या है? प्रिज्म का कोण है। डेल्टा M क्या है? न्यूनतम विचलन कोण, है ना। अभी हम चित्र बनाएंगे, सब देखना। प्रिज्म आप लोग जानते होंगे। प्रिज्म की बात यदि करें, सुनना, प्रिज्म क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है। इस टाइप का प्रिज्म बना होता है, इस टाइप का। ये आयताकार फलक है, ये भी आयताकार फलक है, ये भी क्या है? आयताकार। और 2 त्रिभुजाकार हैं, ये और ये। इसमें कितने फलक हैं? 5। आयताकार 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 3 ठो, और 2 ठो त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार, ठीक है ना। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार फलकों से मिल करके बना है, ठीक है ना। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। इसे समबाहु त्रिभुज से निरूपित किया जाता है। जैसे यदि आप रखेंगे ना इसको ऐसे, इसमें रखेंगे तो ये वाला ऐसे एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो ये एक समबाहु त्रिभुज के द्वारा निरूपित करेंगे, ठीक। तो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। और इसको एक समबाहु त्रिभुज के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और कहेंगे क्या है? एक प्रिज्म है, ठीक है ना। तो हमको आज जो पढ़ना है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र पढ़ना है। इस अपवर्तनांक का सूत्र जानने के लिए आपको स्नेल्स लॉ आना चाहिए। स्नेल्स लॉ इसके पीछे है ना। अपवर्तन का नियम में स्नेल्स लॉ आता है, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा, एक प्रिज्म बनाते हैं पहले। ये हमने कहा एक समबाहु त्रिभुज बना दो, वो एक प्रिज्म है, ठीक है। ये ABC क्या है? एक प्रिज्म है। और इस प्रिज्म में AB को अपवर्तक फलक बोलेंगे, AC को भी अपवर्तक फलक बोलते हैं, BC को आधार बोलते हैं। क्या कहा हमने? ABC क्या है? एक प्रिज्म है जिसमें AB और AC अपवर्तक फलक हैं। BC प्रिज्म का क्या है? आधार है। OM अभिलंब है AB पर, और ON अभिलंब है AC पर। OM AB पर अभिलंब है, ON AC पर अभिलंब है। और एक प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है। कहाँ से जा रही? वायु से कांच में। तो ये अभिलंब की तरफ झुकी, फिर कांच से वायु में तो अभिलंब से दूर हटी। पहले ये ऐसे गई तो अभिलंब की तरफ झुक गई, अब आगे जब जाएगी तो अभिलंब से दूर भी हटेगी, ठीक है ना। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण। PQ को हम आगे बढ़ाते हैं, PQ को आगे बढ़ा दिए,
और आर एस को पीछे बढ़ा दिए, यहाँ एक कोण बनता है, उसको कहा जाता है विचलन कोण। क्या कहते हैं? डेल्टा से इंडिकेट किया है। यहाँ भी कोई पॉइंट रख दे, यू टी एस सॉरी, क्या कहा हमने, फिर से सुनना एक बार। ए बी सी क्या है? एक प्रिज्म है। ए बी सी क्या है? एक प्रिज्म है, जिसमें ए बी और ए सी दो अपवर्तक फलक हैं। ए बी और ए सी दो अपवर्तक फलक है। बी सी प्रिज्म का आधार है, बी सी प्रिज्म का आधार है। ओएम तथा ओएन अभिलंब है। ओएम अभिलंब है ए बी पर, ओएन अभिलंब है ए सी पर। ठीक है ना? पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, आर एस निर्गत किरण है। ये कहलाएगा आपतन कोण आई, ये है अपवर्तन कोण R1, ये है अपवर्तन कोण R2, ये है निर्गत कोण E। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ए बी सी क्या है? प्रिज्म है। ए बी और ए सी अपवर्तक फलक है। बी सी प्रिज्म का आधार है। ओएम अभिलंब है ए बी पर, ओएन अभिलंब है ए सी पर। पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, आर एस निर्गत किरण है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है ए बी के लिए, ये भी अपवर्तन कोण है पर ए सी के लिए, और ये निर्गत कोण है, और ये क्या है? विचलन कोण है। ठीक है इतना? तो लिखो, मान लिया ए बी सी एक प्रिज्म है, जिसमें ए बी और ए सी अपवर्तक फलक तथा बी सी प्रिज्म का आधार है। कोई प्रकाश किरण पी क्यू प्रिज्म पर आपतित होती है, जो कि क्यू आर दिशा में अपवर्तित होकर जो कि क्यू आर दिशा में अपवर्तित होकर आर एस दिशा में निर्गत हो रही है ऐसा। कोण पी क्यू एम बराबर आई आपतन कोण, कोण ओ क्यू आर बराबर R1 अपवर्तन कोण, ये ए बी के लिए। कोण ओ आर क्यू बराबर R2, ये भी अपवर्तनय कोण, पर ये किसके लिए? ए सी के लिए। कोण एन आर एस बराबर ई निर्गत कोण। कोण यू टी एस बराबर डेल्टा, ये विचलन कोण। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण ए बी के लिए, ये अपवर्तन कोण ए सी के लिए, ये निर्गत कोण है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को बता दें, टी क्यू आर त्रिभुज देखिए, टी क्यू आर
थोड़ा सा समझने का प्रयास करना सब लोग। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो कंफर्म कर लो, जैसे ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख से बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख से बराबर होते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो मान लीजिए ये है आई, तो ये भी क्या होगा, आइन होगा। यदि ये आई है तो ये पूरा क्या होगा, आई होगा। अब मान लीजिए ये R1 है, ये कितना है, ये आई है तो ये भी आई होगा, ये है R1 तो ये कितना होगा, तो I माइनस R1। ये आई तो पूरा आई और ये R1 पूरा माइनस ये, यानी ये आई है ये R1 है तो ये I1 माइनस R1 होगा, I1 माइनस R1। ऐसे ही ये E है और ये R2 है तो ये E माइनस R2 होगा। ध्यान देना, ये क्या होगा, I माइनस R1 और ये क्या होगा, E माइनस R2, E माइनस R2 ये होगा। और किसी त्रिभुज का ये देखो, ये यहाँ डेल्टा है ये, तो ये कोण इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। किसी त्रिभुज के बाहर का जो कोण होता है अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बाहर का कोण कौन है, डेल्टा, और अंदर के दो कोण ये और ये होंगे, तो ये बराबर इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस, तो ये कितना होगा, I माइनस R1 और ये कितना होगा, E माइनस R2। तो आगे अब यही शुरुआत होगी। अब त्रिभुज TQR में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय माने बाहर का कोण बराबर अंदर के कोण, दो कोणों का योगफल। TQR प्लस TRQ, बाहर का कोण डेल्टा है और अंदर का भी आप लोगों ने कहा कि हाँ ये रहा। TQR का मान I माइनस R1 और इसका मान होगा E माइनस R2। ठीक है ना, इतना। अब ये बता दें, न्यूनतम विचलन की कंडीशन में, न्यूनतम विचलन की कंडीशन में, न्यूनतम विचलन की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों अपवर्तन कोण बराबर होंगे। न्यूनतम विचलन की कंडीशन में यहाँ पर किंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जब विचलन कोण का मान सबसे कम होगा, न्यूनतम विचलन होता क्या है उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये प्रैक्टिकल में भी है, लैब में करवाया जाएगा। आपतन कोण के मान को जब बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान प्रारंभ में घटता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि आपतन के कोण के मान को बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान प्रारंभ में घटता है, बढ़ाओगे घटेगा, इसको बढ़ाओगे ये घटेगा, बढ़ाओगे घटेगा, पर कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसके बढ़ाने पर ये भी फिर बढ़ने लगता है। तो सब कम वालों में, घटने वालों में जो सबसे कम होगा, है ना, घटता जाएगा तो सबसे कम तक जाएगा, फिर न बढ़ेगा। तो जो सबसे कम वाला मान होगा उसको कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, है ना, न्यूनतम विचलन कोण, और उसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा m से। तो यही लिखा है, किंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में, जब न्यूनतम विचलन की स्थिति बनेगी तो दोनों अपवर्तन कोण बराबर होंगे। न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा को क्या लिखेंगे, डेल्टा m, और R1 बराबर R2 होंगे, जिसको R हम माने ले रहे हैं, और I बराबर E तो होता है। तब यहाँ डेल्टा के जगह क्या लिख दिया जाए, डेल्टा m,
और I की जगह तो I ठीक है, R1 की जगह पर R और E की जगह पर I और ये R। फिर से देखना, डेल्टा की जगह डेल्टा M, I की जगह तो I ठीक है, R1 की जगह है R, E की जगह है I और R2 की जगह है R। अब ये I 2I और ये 2R, 2 कॉमन कर दिए, I माइनस R, ये डिवाइड कर दो, I माइनस R, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। क्या किया हमने, ये कोण बराबर इन दोनों का प्लस, तो ये डेल्टा, ये I माइनस R1, ये E माइनस R2, और न्यूनतम विचलन कंडीशन में दोनों अपवर्तन बराबर होंगे, दोनों अपवर्तन कोण बराबर, तो R1 R2 को R कह दिया, डेल्टा के बदले डेल्टा M लिख दिया, और E और I तो बराबर होते नहीं। यहाँ पहुँच गए। अब बताना, क्या आप लोग एक चित्र में इस प्रकार का देख रहे हैं, ये AQOR, देखो तो AQOR, ये 90 अंश का है, अभिलंब है, ये भी 90 अंश का है, क्योंकि ये अभिलंब न है। ये 90 अंश का क्यों है, क्योंकि OM अभिलंब है। ये 90 अंश का क्यों है, क्योंकि ON अभिलंब है। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 180। क्या कहा, ये कोण और ये कोण मिला के 180 अंश। जब दो कोणों को मिला के 180 अंश हो गया, तो चतुर्भुज के जो शेष दो कोण होंगे वो भी, उनका भी योगफल 180 अंश होगा, क्योंकि चारों मिला के 360 होता है। तो ये और ये मिला के 180, तो ये और ये मिला के भी 180। अब ये हम नहीं जानते कि ये कितना कितना होगा, पर दोनों मिला के 180 अंश कन्फर्म है। ये ना कह देना कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्री चतुर्भुज में जरूर होता है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश जरूर होता है, पर इसमें एक परिस्थिति आया है कि ऐसा हो रहा है, रूल नहीं है। परिस्थिति है कि ये 90 90 180, तो ये भी 180 होंगे, भले ये जितना हो चाहे ये जितना हो। ठीक है ना। तो ये तो AQOR में ये प्लस ये बराबर 180 अंश, तो ये और ये बराबर भी, ये और ये का योगफल बराबर भी 180 अंश। तो वही लिखना है। अब चतुर्भुज AQOR में कोण AQO प्लस कोण ARO बराबर 180 अंश। तब शेष दो कोणों का योगफल भी, दो कोणों का योगफल भी 180 अंश होगा। अतः कोण A प्लस कोण QOR बराबर 180 अंश। ए मतलब ये वाला प्रिज्म कोण, और ये QOR। प्रिज्म कोण को ए लिखने की छूट है, जरूरी नहीं कि QAR लिखो, QAR लिखना जरूरी नहीं है, ए केवल। ठीक है, ये समीकरण दो। अब बताओ, QOR त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, ये है R1, ये है R2, ये O, देखो तो सही। तो ये और ये तीनों मिला के कितना होगा, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इन तीनों को मिला के भी लिखो तो बताएं। अब त्रिभुज QOR में R1 प्लस R2 प्लस QOR बराबर 180 अंश, ये समीकरण 3। अब बताओ, ये और ये दोनों सेम हैं, समीकरण 2 और 3 बराबर हैं दाएं पक्ष, तो बायां बायां भी क्या होगा, बराबर होगा। ये बराबर इसके, तो ये और ये भी बराबर होंगे। ठीक है ना। तो समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 व 3 से R1 प्लस R2 प्लस QOR बराबर
ए प्लस क्यू ओ आर, ये इससे कैंसिल। और ये R1 R2 दोनों किसके बराबर हैं? आर के। तो R प्लस R बराबर ए, 2R बराबर ए, R बराबर ए बटे 2। R का मान हमको मिल गया। इस R के मान को समीकरण 1 में रख दो। इस R के मान को समीकरण 1 में, R का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो डेल्टा m बटे 2 बराबर I माइनस ए बटे 2। ए बटे 2 को इधर ला दो तो डेल्टा m बटे 2 प्लस ए बटे 2 बराबर I, लघुत्तम ले लो तो डेल्टा m प्लस ए बटे 2 बराबर I। ये किसका मान आ गया? I का। ये किसका मान आ गया? I का। और ये किसका मान है? R का। तो R का मान और I का मान मिल गया। R का मान और I के मानों को ले जाके स्नेल के नियम में रख दो। और स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। लिखे दे रहे हैं I व R का मान स्नेल के नियम में रखने पर, तो म्यू बराबर साइन I बटे साइन R, ये स्नेल का नियम है। तो म्यू बराबर साइन I के जगह ये वाला मान रख दो, ए प्लस डेल्टा m बटे 2, इसी को आगे पीछे लिख सकते हो, अब बटे साइन R का मान ये ए बटे 2। ये है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है और ये खास कर एमपी बोर्ड में के लिए 5 नंबर के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। समीकरण नंबर 4, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। ठीक है ना? क्या क्या कहा हमने? पहले स्टार्ट में टी क्यू आर त्रिभुज लेकर के बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर, फिर इसका मान I माइनस R1, इसका E माइनस R2, न्यूनतम विचलन में R1 R2 को R लिख दिए, डेल्टा को डेल्टा M लिख दिए। ठीक है, हल किए तो डेल्टा M/2 बराबर I माइनस R आ गया। फिर AQOR त्रिभुज में इन दोनों का योगफल 180 अंश था, इनका 180 अंश, फिर त्रिभुज में 180 अंश, उनमें दो को बराबर कर दिए तो R का मान मिल गया। R का मान मिल गया तो समीकरण में रख दिए तो I का मान, और जब I का और R का मान दोनों का मिल गया तो उसको स्नेल के नियम में रख दिए तो यहाँ पहुँच गए। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। अब यदि प्रिज्म अत्यंत पतला है, यदि प्रिज्म अत्यंत पतला है अर्थात A और डेल्टा M का मान बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो साइन हटा दीजिए, तो साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 को सिर्फ A प्लस डेल्टा M बटे 2 लिख देंगे और साइन A बटे 2 को सिर्फ A बटे 2 लिख देंगे। तब समीकरण 4 से क्या हो जाएगा? म्यू बराबर A प्लस डेल्टा M बटे 2 बटे A बटे 2, ये 2 से 2 कट गया तो म्यू बराबर A प्लस डेल्टा M बटे A, तिर्यक गुणा कर दो तो A प्लस डेल्टा M बराबर म्यू A, डेल्टा M बराबर म्यू A माइनस A, तो डेल्टा M बराबर म्यू माइनस 1 इंटू A। तो ये हो गया विचलन कोण का सूत्र। ठीक है, कहीं कहीं इसको इतना भी लिख देते हैं म्यू माइनस 1 इंटू A,
है ना, सिद्ध हुआ है ये, पर डेल्टा एम के बदले ये भी लिखा जा सकता है या करके, ठीक है ना, जबकि ये न्यूनतम विचलन कोण ही है, ठीक है ना। तो मेन फार्मूला ये है। अब ये है कि विचलन कोण के लिए ये सूत्र भी जानते रहो, वैसे प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आएगा तो यही वाला है, ठीक है ना। डेल्टा एम का मान निकालना है तो ये सूत्र का उपयोग तब करोगे जब ए का मान बहुत कम होगा। डेल्टा एम का मान लाने के लिए ये सूत्र कब लगाना है, जब ए का मान बहुत कम होगा, है ना। जैसे मान लो म्यू का मान दे दिया जाए √2 और ए का मान दे दिया जाए 60, अब कहा जाए डेल्टा एम का मान ज्ञात करो, डेल्टा एम का मान, तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते, ये फार्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? ये फार्मूला कब आया है, जब डेल्टा ए का मान बहुत कम हो, और यहाँ ए का मान कितना दिया है 60, ए का मान 60, तो 60 दिया है, तो ये फार्मूला आप ना लगाएंगे डेल्टा, तब के लिए फिर ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो फार्मूला बना है ए के बहुत कम मान के लिए है, ए का बहुत कम, मान लो 10-5 हो तो लगा सकते हो, पर यहाँ तो ए का मान कितना है 60 है, तो ये फार्मूला नहीं लगाओगे। इस प्रश्न के लिए ये दिया है, ये ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला नहीं लगाओगे, बिल्कुल याद रखना। क्यों नहीं लगाओगे? बताओगे कि ए का मान बहुत कम होने के केस में ये फार्मूला होता है, जबकि यहाँ ए का मान कितना दिया है 60। जब ये कोई प्रश्न आता है तो बच्चे पूछते हैं कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फार्मूला का उपयोग क्यों नहीं करते, इसका क्यों करते हैं, तो सुन लो कि ये फार्मूला तब लगता है जब ए का मान बहुत कम हो, और यहाँ ए तो 60 है, इसलिए डेल्टा एम का मान लाने के लिए फार्मूला नहीं लगाएंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और नए क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ने पर, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट से जब पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर के स्टार्ट से, तब पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि ये चैनल जो है पढ़ने वालों के लिए है, केवल देखने से नहीं है कि 1 सेकंड में 10 ठो वीडियो देख ले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एग्जाम के दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब वीडियो बनते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।